हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक अध्ययन में जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं पेडागोजी सेक्शन के, यानी जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको बिना किसी थ्योरी के हल करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 68 से ये स्टार्ट हो रहा है। ये हम आपको बताते चले कि हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमने नहीं लिया है। हमने जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखा है वो क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2019, पेपर 2 सामाजिक विज्ञान, उसके प्रश्न है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नया पेपर है, जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था वो पेपर है, उसके पेपर सॉल्व करेंगे, वो भी बिना किसी थ्योरी के, यानी कोई भी चीज हमने पढ़ के नहीं गए हैं और डायरेक्ट हमको आंसर टिक करना है। तो कैसे टिक होगा, विस्तृत रूप से पूरा वीडियो देखिएगा और जाके एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से हल कीजिएगा। शायद ही 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे, यानी कि 20 में 20 फाइनल करके आइएगा। रेस्ट ऑल जो क्वेश्चन बच जाएंगे, यानी जो 40 क्वेश्चन बचते हैं, तो उसे कैसे हल कीजिएगा। तो इसके लिए हमने पहले से बोल रखा है क्या करना है बाबू, तो 6 to 8 पढ़ के जाना है। तो 6 to 8 क्या पढ़ के जाना है फिर से मैं बता देता हूं। तो 6 to 8 जो होता है 6, 7 और 8, ये 3 क्लास है। एनसीईआरटी बुक इसका आता है, एनसीईआरटी बुक आता है, इसे आपको पढ़ के जाना है, एक एक लाइन पढ़ के जाना है। हिंदी क्लब का नोट्स भी है, तो वो ऐप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप बाई वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आपसे फिर से मैं जरूर कहूंगा कि एक बार आपने पढ़ लिया होगा एनसीईआरटी बुक 6, 7, 8 का, टोटल ये 10 बुक है। अगर इसे आपने पढ़ लिया होगा तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा। अरिस्टॉल जो साइकोलॉजी के प्रश्न आते हैं, आज समझिए कि धुएं की तरह उड़ेगा और आप भी जाके क्लासरूम में वैसे ही उड़ाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे चलेंगे। वहां से स्टार्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन। और एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझा देना चाहते हैं। कंसेप्ट यह है कि जब भी साइकोलॉजी के प्रश्न हल होते हैं तो एक ही बात मैं कहता हूं, बात यह है कि जो बच्चा आपके क्लासरूम में पढ़ने आता है, मतलब परीक्षा भी दे रहे हैं तो समझिए कि आप टीचर बन गए हैं, सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब क्या है कि टीचर आप बन गए हैं। अब शिक्षक अगर आप बन जाते हैं तो शिक्षक बन के क्लासरूम में बैठे हुए हैं। अब वहां कोई भी बच्चा आपके पास आता है, तो एक बात याद रखिएगा, बच्चा जो आया है ना, जिंदगी भर आपके पास पढ़ने नहीं आया है। वो पढ़ने जिंदगी भर नहीं आया, कुछ समय के लिए आया, फिर वो कहां जाएगा, वास्तविक दुनिया में जाएगा। तो आप जिंदगी भर तो पढ़ाइएगा नहीं, तो ऐसा कुछ कीजिएगा कि जो वास्तविक दुनिया में जाएगा तो वहां पे जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए, वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो जो भी ऑप्शन आता है दैनिक जीवन से संबंधित, वो ऑप्शन क्या होते हैं, सही होते हैं। पहला रूल। दूसरा रूल यह है कि जब भी इसमें याद करने, मारने, पीटने या कुछ और शब्द इससे को रिलेटेड होते हैं, स्मृति वगैरह से संबंधित, वो हमेशा गलत ऑप्शन होते हैं। कभी आप गृह कार्य उसे दे देते हैं कि ये याद करके आओ, तो ये सारे ऑप्शन जब भी आएंगे, याद करने वाले, डांटने डपटने वाले, तो ये हमेशा गलत सेंस में ही होते हैं, केवल देखना है, काट के हटा देना है ऑप्शन। परीक्षा वाले भी जो ऑप्शन आते हैं ये भी लगभग गलत ही होते हैं। परीक्षा वाले जब ऑप्शन आएंगे वो भी क्या होंगे, लगभग गलत ही होते हैं। परीक्षा जो होता है, उत्तर रटवाने की चर्चा की गई है, चाहे सही उत्तर लिख के लाने की जब भी चर्चा की जाती है, वो भी लगभग आंसर जो होते हैं गलत ही होते हैं। कभी भी द्वंद्व पैदा करने वाला जो ऑप्शन होता है वो भी गलत ही होता है। तुलना करने वाले, द्वंद्व पैदा करने वाले, ये सारे ऑप्शन गलत होते थे। अब प्रश्न बनता है कि सही ऑप्शन क्या होता है। तो सही ऑप्शन ये होता है कि जो बच्चे के हित की बात की जाए, बच्चे को कहां जाना है, वास्तविक दुनिया में जाना है, तो इसके लिए जो भी ऑप्शन उसका हित बनता है, यानी जो भी उसके लिए फायदेमंद होता है, वो ऑप्शन सही होते हैं। विशेष हम इस वीडियो में जानेंगे। आज के बाद आप पहचान भी जाइएगा कि कौन से सकारात्मक शब्द हैं। एक तो शब्द आता है सक्रिय, दूसरा आता है अवसर। जब भी अवसर देने की चर्चा होने लगे ना, तो पॉजिटिव सेंस में, तो वो सही होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। नीचे दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथन पर विचार करना है और इसमें बताना है कि वो कथन सही है या गलत है। ऑप्शन भी आपके सामने है, देख लीजिए। चलिए सबसे पहले कथन का चर्चा करते हैं। कथन क्या है, कथन ए में है, परीक्षाएं जो होती है, जो भी परीक्षा, जो भी एग्जामिनेशन आपने देखा होगा, वो तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम हो गया आर्टिफिशियल, और परिस्थितियां यानी जो भी सिचुएशंस हैं वो है, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। यानी जो भी परीक्षाएं होती है वो तंत्र की सुविधा के लिए होता है। जो भी परीक्षाएं हैं वो किसके लिए, तंत्र की, यानी जो भी सिस्टम है उसकी सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थिति है।
और ये जो भी छात्र हैं, इंडिविजुअल जो छात्र हैं, उनके लिए नहीं होता है। जाहिर सी बात है ये सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्यों है? जो भी परीक्षाएं होता है, जो भी क्या होता है, परीक्षाएं होता है, वो किसके लिए होता है? तो तंत्र की सुविधा के लिए होता है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर बना के नहीं ना दिया जाता। एक ही बार बन गया ताकि पता चल सके कि कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ, कौन टॉप बना, तो सबसे ऊपर रख देंगे, ऊपर नीचे ऐसे सीक्वेंस में हम लगा के रख सकते हैं। ये तंत्र की सुविधा के लिए, इंडिविजुअल रूप से आप क्वेश्चन पेपर नहीं बनाते, प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए अलग अलग नहीं ना बनाते। तो जो कह रहा ऑप्शन वो सही है ना बाबू? सही है, तो आगे बढ़े। प्रैक्टिकल रूप से हमने सोचा, परीक्षा भी आपने देखा होगा, तो इंडिविजुअल तरीके से, व्यक्तिगत मींस क्या हुआ? इंडिविजुअल, इन प्रत्येक जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से तो नहीं बनाया गया, वही चीज कह रहा है। बस आगे बढ़ते हैं बी नंबर पे। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पे जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। यानी आपने देखा होगा पहले स्मृति परीक्षा, याद करने वाला जो परीक्षण होता था वो होता था, और उसके मतलब उससे दूर दक्षताओं, अभी आपने देखा होगा चारों तरफ इसका दक्षता का परीक्षा, उसका दक्षता का परीक्षा का चर्चा हो रहा है। यानी स्मृति परीक्षण की जगह पे दक्षता परीक्षण का चर्चा हमेशा हो रहा है। तो ये जो है दक्षता परीक्षा तो चर्चा हो रहा है, तो इससे क्या होगा? कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो हमने बताया था कि जब भी याद करने वाला, स्मृति करने वाला जो ऑप्शन होता है वो गलत होता है, तो यहां पे दक्षता को पॉजिटिव मिल रहा है, और जो स्मृति परीक्षण है उसको निगेटिव मिल रहा है, यानी उसको हटा रहा है। तो जब भी याद करने वाले को हटाएगा तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमेशा सही हो जाएगा। अब यहां पे बताइए कि इस प्रश्न को समझ लेते हैं आप तो कभी गलती कीजिएगा, दोनों ऑप्शन सही है। बस इसी तरीके से हल करते हुए आगे आपको बढ़ना है। केवल प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़िए, समझ में आ जाए तो टिक कीजिए और आगे बढ़िए। कुछ नहीं है, सोशल साइंस हो, साइंस हो, क्या सोशल साइंस मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, लेकिन इसके जो भी साइकोलॉजी के प्रश्न है, सोशल साइंस का हो, साइंस का हो, ईबीएस का हो, किसी का भी, मैथ का हो, सब एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे ही ऑप्शन देंगे। थोड़ा सोशल साइंस में मानचित्र वगैरह का प्रयोग दे दिया जाता है, ज्योग्राफी वगैरह थोड़ा बहुत नॉलेज सबको होता है। तो यहां पे देखा जाए तो परीक्षा के बारे में समझ गए, और ये भी हमने समझा दिया कि व्यक्तिगत तो जो परीक्षाएं होती है, व्यक्तिगत किसी का क्वेश्चन वगैरह नहीं बना के दिया जाता है, इसके कारण पहला ऑप्शन सही बता रहा है, सही कह रहा है। दूसरा में क्या हुआ कि स्मृति परीक्षण का आप आज तक अपने पेपर में देखा, स्मृति परीक्षण ये हो रहा है, नहीं देखा है ना आपने? दक्षता परीक्षण जरूर देखा होगा, इसका दक्षता परीक्षण, उसका दक्षता परीक्षण, ये देखा होगा ना। तो स्मृति परीक्षण को दूर किया जा रहा है, दक्षता परीक्षण को लाया जा रहा है, इसलिए तो आप अखबार वगैरह में देखते हैं कि ये टीटी दक्षता परीक्षा इसका हो रहा है। तो वो दोनों कथन जब सही हो गए तो ऑप्शन भी जो 2 कथन वाले होंगे वो सही होगा। तो यहाँ पे दोनों कथन ए एवं बी सही है। आगे बढ़ते हैं, और मुझे आशा नहीं विश्वास है कि पहला क्वेश्चन जब समझ गए होंगे तो दूसरा क्वेश्चन केवल देख के टिक कर दीजिएगा, पक्का मुझे विश्वास है। केवल त्रिनेत्र आपका खुलेगा तो समझिए कि उत्तर ऐसे ही चलता हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। 4 में से एक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां पे एबीसी करके नहीं पूछा है। एक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, केवल उसी को चूज करना है आपको। और ये उद्देश्य, यानी आप समझिए कि टीचर बन गए हैं, आप शिक्षक बन गए हैं और क्लासरूम में बैठे हुए हैं। अब आप पहले से जानते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है। अब बताइए उद्देश्य क्या है, अब ये बताना है आपको। ऑप्शन है 4, एक ही सही है। टिक गलत मत कीजिएगा, सही कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या हो सकता है उत्तर आपका। उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे, हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो काट ही देंगे। क्या लिखा आपने? चलिए देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। यहां देखा जाए तो परीक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। हाँ, लड़वा दीजिए बच्चों को। मैं डायरेक्ट देखता हूं ऑप्शन को ऐसे ही बोलता है कि लड़वा दीजिए बच्चों को, तुलना करवा दीजिए, द्वंद्व करा दीजिए, प्रतिस्पर्धा करा दीजिए। ये सब कराइएगा तो बच्चे लड़ जाएंगे, फिर पढ़ेंगे नहीं। लेकिन बच्चे तो वही लड़ाई झगड़े केवल आपके पास पढ़ने तो आए नहीं है भाई, आगे भी पढ़ेंगे वो। हाँ, एक चीज आगे पढ़ेंगे जब हमने बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे की कक्षा के लिए आप तैयार कराइएगा। जो भी आगे की कक्षा वाले ऑप्शन होते हैं ना, वो भी गलत होते हैं। अरे भविष्य में उसे जाना है, भविष्य में उसे जाना है, और कल का भविष्य वो निर्माण करता है, तो अच्छा भविष्य निर्माण करेंगे तभी तो कुछ पॉजिटिव होगा। तो यहां पे क्या होगा बाबू? पहला ऑप्शन लड़ाई झगड़ा वाला है, काट दूं मैं? चलिए कट गया। जो भी ऑप्शन 1 दिए थे बिल्कुल गलत दिए थे। अब यहां पे देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। अब यहां पे समाज की चर्चा की जा रही है, और समाज में भी ऐसा समाज की बात की जा रही है जो समाज का निर्माण करते हैं। यानी समाज में ही बच्चे को कहां जाना है? दैनिक जीवन में जाना है। दैनिक जीवन में कहां जाना है? समाज में जाना है।
अब उसका हम जो समाज का निर्माण करते हैं उसके बीच के संबंधों का बोध करा देंगे तो क्या होगा, यानी उसके दैनिक जीवन में ये प्रयोग होगा तो क्या लगता है, पॉजिटिव। जी हाँ, पॉजिटिव है तो इसको रखते हैं प्लस में, देखते हैं इससे भी कहीं बढ़िया मिल जाए। फिलहाल इसको रखते हैं अपने पास और देखते हैं 3 नंबर ऑप्शन। शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य जब भी याद करने वाला है ना, को कुछ मत तो सोचिए, ऊपर में देखिए नहीं लिखा गया है, अगर नहीं लिखा गया है तो ये क्या होगा, ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णय, हाँ तो ऐसा कर दीजिए, सरकार खराब हो, सरकार नौकरी नहीं दे, उसी का मतलब जो भी बातें कहें उसको मानते हुए रहें। ऐसे भी देख रहे हैं कि बिहार में जॉब वगैरह का बहुत बोलबाला है, मतलब नहीं मिल रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो जिस तरीके से वो सरकार चलाना चाहती है उस तरह का वो स्वीकार करें, इस तरीके से बच्चों को तैयार कराएं, क्या ऐसा होना चाहिए, तो जो मेरा भविष्य है ना वो चौपट हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो बच गया वो करेक्ट आंसर। समाज की यथास्थिति बनाए रखने, यथास्थिति यानी जहां तक डेवलप हुआ है मेरा समाज वहीं तक रहे, आगे नहीं बढ़े, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऐसे ही गलत है। बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, क्या बात है, ये तो सरकार करा सकती है कि हम ही सरकार जिंदगी भर रहे हैं। वैसे भी चेंजिंग हमेशा जिंदगी भर होते रहता है, कोई भी यहाँ रहने नहीं आया, एक दिन फिर वो चले जाएंगे, उसके बदले दूसरा कोई आएगा। फिलहाल ये ऑप्शन हुआ गलत, जो बच गया वो हुआ मेरा करेक्ट आंसर। अब ये बताइए कि इसके लिए कौन सी थ्योरी की जरूरत है, कोई भी थ्योरी की जरूरत है नहीं है, बस यूं ही धुएं में उड़ाते हुए चलिएगा। 69 का हो गया 2 नंबर उत्तर। किसी भी तरह का अगर डाउट लग रहा है, किसी भी तरह का दिक्कत लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके इस खास कमेंट पे बनेगा। अब इसका मतलब कुछ भी कमेंट में मत लिख दीजिएगा, इससे रिलेटेड लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 है, इसे देखेंगे। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। अब इसे भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है, क्या हो सकता है इसमें, इसलिए इसको हम करा रहे हैं, ताकि कमेंट सेक्शन में इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आपका मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन में ना दिमाग खुल जाता है। जैसे बच्चों का दिमाग बंद रहता है, थोड़ा सा खोल दीजिए ना, बहुत तेज काम करने लगता है, क्योंकि खोज प्रवृत्ति का हम बनाना चाहते हैं आपको भी, और आप भी जब पढ़ाने जाइएगा तो बच्चे क्या बनेंगे, खोज प्रवृत्ति का बनेंगे। बस ऑप्शन में भी यही ढूंढना है आपको, यानी टीचर बन गए हैं कि जो भी खोज से संबंधित होगा बच्चे खुद से करके मतलब कर लें किसी काम को, बस वही ऑप्शन तो सही होता है। चलिए इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ही सही है और वो सही जवाब आपको ढूंढना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। गलती मत कीजिएगा, क्योंकि सीटेट में इसी तरह के प्रश्न आएंगे तो यहां गलती तो वहां भी गलती, तो गलती नहीं, क्योंकि मार्क्स कीजिएगा फिक्स। हम चाहते हैं कि अगर एनसीईआरटी बुक आपने 6 to 8 का पढ़ लिया, 20 ये करा रहे हैं, 20 में से समझिए कि 17-18 को फिक्स ही हो जाएंगे और उधर से कुछ और मिल जाएंगे, यानी समझिए कि 50 तक आपका लगभग फिक्स हो जाएगा अगर आपने एनसीईआरटी फिक्स हुआ तो, मतलब एनसीईआरटी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो 50 यहाँ फिक्स, 40 और, यानी हिंदी या किसी भी सब्जेक्ट में आंख बंद करके मारिएगा तो पास हो जाइएगा। कैसे लोग कहते हैं कि पास नहीं होते हैं, पढ़िए पास हो जाइएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन देखेंगे, कमेंट सेक्शन में आपने लिख दिया गया होगा। अगर कमेंट सेक्शन में आपने लिख दिया है तो चलिए हम देखते हैं, काटते हैं पहले क्या क्या काटना है हमें। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की, जब भी याद करने का जब चर्चा होता है तो यहां याद करने, यहां देखेंगे नहीं तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो हम इसे क्या करेंगे, काट देंगे। कुछ बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नए अगर आप जुड़ रहे हैं तो हो सकता है ये बात समझ में नहीं आए कि याद करने वाला काहे काट रहे हैं। याद करने वाला निगेटिव सेंस में होता है, एनसीएफ इसे नहीं मानती है। याद करने पे मतलब वो कहती है कि याद बच्चों को नहीं करवाना है, वही चीज समझा दीजिए, वही करके सिखा दीजिए। तो याद करने वाला जो ऑप्शन होता है तो डायरेक्ट हम देख के काटते हैं। अब ऊपर में नहीं क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है या सही नहीं है, वही नहीं ढूंढते हैं। को नहीं ऊपर में नहीं है तो यहाँ पे याद करने की चर्चा है तो वो ऑप्शन क्या होता है, काट देते, पूरा पढ़ते भी नहीं है। आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको परीक्षा देना है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल पहला ऑप्शन हमने काट दिया है, दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने, जब भी वर्गीकृत और चिन्हित वगैरह कहेगा ना कि इस वर्ग में बांट दीजिए, ये तेज तरार वाले बच्चे हैं इधर बांट दीजिए, ये जो कमजोर वाले बच्चे हैं इधर बांट दीजिए, ये लड़की वाला है इधर बांट दीजिए, कमजोर लड़की वाला चाहे कमजोर लड़का वाला, जो भी चीज है अलग अलग वर्गीकृत करने वाला जब भी आए ना, चिन्हित करने वाला, वो ऑप्शन कुछ करना ही ना, देखना है और काटना है। जब भी मिले, इसी एग्जाम में नहीं, जब भी मिले किसी भी सेक्शन में हो या आपका सोशल साइंस का हो या मैथ का हो, कहीं भी मिले उसे केवल क्या करना है, काट देना है।
चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ये है शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए। अब फिर से भेद विभेद आ गया ना, जब भी ये द्वंद्व, जो भी ऑप्शन आता है ना, समझिए द्वंद्व पैदा करने वाला होता है, उसी को हम लोग काटते हैं। लड़ाई झगड़ा करवा दीजिए, विभेद करवा दीजिए, ये इस कैटेगरी का, ये इस कैटेगरी का है, विभेद करवा के लड़ाई झगड़ा करवाइए। हमें को कराना नहीं, हम तो अच्छे टीचर हैं, और टीचर आप लोग बन भी गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। जो बच गया वो मेरा करेक्ट आंसर। अब बिना पढ़े, बिना कुछ थ्योरी के ये क्वेश्चन भी हमने हल किया, और ये हुआ जो बच गया वो आंसर। अब यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा गया है। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। चलिए, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना यानी फीडबैक देने की बात कही गई है यहाँ पे, तथा मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे ट्राई करते रहें, हमेशा प्रयास करते रहें। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। वैसे भी ऊपर में 3 जब नकारात्मक है, कोई एक पॉजिटिव है, उसे टिक करके आगे बढ़ना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो अच्छा सा है, क्योंकि इसमें ABCD है, यानी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है। देखिए क्या कुछ लिखा गया है, लेकिन आराम से समझिएगा तो निश्चित ही इसे हल कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान में कक्षा में, जो सामाजिक विज्ञान का कक्षा होता है, उसमें फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जो भी फिल्म है ना, फिल्म आप देखते हैं ना, जोधा अकबर और भी बहुत सारे फिल्में हैं जो इतिहास पे बनी हुई हैं, तो ये फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन ए है, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। दूसरा है, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति प्रेरित करते हैं। तीसरा है यानी सी, फिल्में ऐसी कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। डी है, फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। यहां पे देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले ऑप्शन देखना है। जब भी इस तरह के प्रश्न आए ना, ऑप्शन देखिए कि ये कह क्या रहा ऑप्शन, तो आप देखेंगे कि ये 3 के सीक्वेंस में है। या तो ABC होगा, नहीं कि ACD होगा, नहीं कि ABD होगा, नहीं कि BCD होगा, यानी 3 ऑप्शन इसमें से सही है, कोई एक ऑप्शन गलत है। यही आपको टिक करना है। ध्यान से सुनिएगा, ये आगे भी काम आएगा, एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी काम आएगा। आपके सामने कितने ऑप्शन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 में से आपने देखा कि 3 ऑप्शन इसमें सही दिखाए जा रहे हैं, कोई भी 3 होगा। अब यहाँ पे 3 देखिएगा तो 3 एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे, और एक जो ऑप्शन होगा कुछ अलग ही कह रहा होगा, और जो कह रहा होगा वो निगेटिव कह रहा होगा। बाकी 3 एक जैसे कह रहे होंगे, यानी 3 पॉजिटिव कह रहे हैं और एक निगेटिव कह रहा है। देखिए चौथा क्या कर रहा है, फिल्म एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से यानी किसी एक चीज पे इंडिकेट करते हुए ये कह रहा है, यानी निगेटिव सेंस में कह रहा है। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा अलग लग रहा है। बाकी सब देखिए कैसा है, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है, पॉजिटिव, यानी कुछ नया कर रहा है, बाहरी दुनिया को ला रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए, फिल्में अनदेखे जो अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति को प्रेरित कर रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव वे में खोजना और बाहरी दुनिया को आपको ला सकती है, जो भी बाहर की दुनिया उसको ला सकती है, दोनों पॉजिटिव हुआ। तीसरा देखिए, फिल्में ऐसी कहानी, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है, यानी जो हमें नहीं मिल सकता है, तो उस चीज को लेके आ रही है। तो ये 3 जो ऑप्शन है ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तीनों पॉजिटिव है, केवल देखना है, टिक करना है, जो बच गया उसे काटना, आगे बढ़ना है। तो जिसमें भी ABC लिखा है वो क्या हो जाएगा, मेरे करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब आप बताइए कि आपको कैसे दिक्कत होता है सोशल साइंस में, मुझे समझ में नहीं आता, एक भी थ्योरी का जरूरत पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कुछ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि कुछ और लोग इकट्ठा हों। 72 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है? इसमें बताना है सही इसमें कौन है। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपका 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन आपका सही हो सकता है केवल एक ही ऑप्शन सही हो, क्योंकि यहां केवल एक भी दिया है, केवल B भी दिया है, और केवल CD भी दिया है, और ABC भी दिया है, यानी 3 भी सही हो सकता है। तो ये आपको बताना है।
तो ये 72 नंबर क्वेश्चन है और यहां पे मानचित्र के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले जब भी किसी शब्द को इंडिकेट करते हुए क्वेश्चन है ना, तो उसमें क्या करना होता है, उस शब्द को पहचानना होता है कि वो शब्द कहता क्या है मानचित्र। यहां पे इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया मानचित्र। मानचित्र क्या है अंग्रेजी में देखिएगा तो यहां पे इस्तेमाल किया गया मैप। मैप क्या है? मानचित्र जो होता है वो कितने शब्दों, सबसे पहले हम कोई भी शब्द नहीं समझ में आता ना, उसको तोड़ दीजिए, तोड़ फोड़ दीजिए। चलिए हम इसको मानचित्र को ना क्या करते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। को हम देख रहे हैं कि मानचित्र को तोड़ते हैं तो मान हो गया और ये क्या हो गया, चित्र हो गया। यही ना दो शब्द है इसमें, मान हो गया और चित्र हो गया। चित्र मतलब हम समझते हैं पिक्चर वगैरह कहने की बात कहा जा रहा है। चित्र मीन्स क्या हो गया, पिक्चर हो गया। और मान क्या होता है, मान मीन्स हो गया माप या मूल्य। को जब भी माप या मूल्य का चित्र रूप में प्रस्तुत करना ही मानचित्र कहलाता है। मानचित्र समझ गए। और आपने मानचित्र मैप वगैरह आपने देखा भी होगा। तो मानचित्र क्या करता है, तो आप देखे होंगे उसमें कि कोई स्थान हो, कोई नगर हो, कोई देश हो, कोई पर्वत हो, कोई नदी हो, उसको एक कागज जैसा पेपर रहता है उसी पे दर्शा दिया जाता है। एक कागज जैसा क्या होता है, पेपर होता है, उसी पे क्या किया जाता है, दर्शा दिया जाता है। अब दर्शाने का भी एक दिशा बताया जाता है। सबसे ऊपर में लिखा जाता है उत्तर और नीचे में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, दक्षिण। एक तरफ लिखा जाता है पूरब और एक तरफ लिखा जाता है पश्चिम। इस तरीके से बनाया जाता है। मानचित्र यहां बना नहीं रहे हैं लेकिन समझ लीजिए। सबसे ऊपर रहता है उत्तर, नीचे में दक्षिण, एक तरफ पूरब और एक तरफ रहता है पश्चिम। अब यहां पे होता क्या है, इस तरीके से लिखा मतलब मानचित्र बनाया जाता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान से देखिएगा, और कभी कभी ये भी पूछा जाता है जब मानचित्र रिलेशन वगैरह ज्योग्राफी में पढ़ रहे होंगे तो वहां पे एक चीज और बताया जाता होगा आपको मानचित्र के बारे में कि पहले मानचित्र में उत्तर जो होता है वो हमेशा ऊपर नहीं लिखा जाता है। जैसे मानचित्र किसी चीज का बनाते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ बनाते हैं ऐसे, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ऐसे करके दर्शाया जाता है। हम नॉर्थ साइड को, नॉर्थ साउथ को लेके चलते हैं, यानी नॉर्थ मतलब क्या हो गया, उत्तर, ये हो गया दक्षिण। अब हमेशा कहा जाता था, हमेशा आप देखिएगा कि इस समय प्रेजेंट में नॉर्थ ऊपर रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता था। पहले ये 2-3 सदी से चलता हुआ आ रहा है कि नॉर्थ ऊपर रहता है, लेकिन इससे पहले नॉर्थ ऊपर नहीं रहता था। जैसे ईसाई लोग थे, ईसाई लोग के समय क्या होता था कि वो पूरब को ऊपर मानते थे। मतलब जो भी बहुत सारे मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेंगे और लंबा वीडियो होते जाएगा, एक चीज पे लेक्चर देंगे तो रात हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते थे कि पूरब को ऊपर मानते थे, मुस्लिम जो हैं वो पश्चिम को ऊपर मानते थे। ऐसे मतलब पहले ऐसे चलता हुआ, पुराने नक्शा में देखिएगा तो ये सारी चीज मिलेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग यही चलते हैं, नॉर्थ को ऊपर लेके चलते हैं, साउथ को नीचे लेके चलते हैं। तो ये सारी चीज आपके मैप से संबंधित पढ़ रहे होंगे, किताब को जरूर समझे होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं कि लिखा क्या है, ये प्रश्न थोड़ा हम देख लेते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि मानचित्र जो होता है ना, हम लोग 3D में है। 3D मींस क्या हो गया, 3 डायमेंशन, अंग्रेजी में त्रिविमीय। अब त्रिविमीय क्या होता है को देखिए, जब भी चर्चा हो ना, त्रिविमीय द्विविमीय क्या होता है ये भी आज समझा देते हैं। को देखिए, अगर इस तरह का हो, जैसे खेत वगैरह देखा होगा आपने, खेत देखे ना, खेत जो जोताता है, जो जोत के खेत कुछ भी बो दिया जाता है, तो ये 2D में होता है, 2 डायमेंशन। यानी यहां पे क्या देखिएगा, लंबाई और चौड़ाई होता है। क्या होता है, देखिए ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया लंबाई। जिसको भी लंबाई चौड़ाई मानिए, उससे क्या मतलब है हमको। तो जब भी चौड़ाई और लंबाई की बात हो, तो ये निकलता क्या है, क्षेत्रफल निकलता है। तो जब भी लंबाई चौड़ाई हो ना, तो वो क्या होता है आपका 2D होता है। 2D यानी देखिए किसी खेत को जोतने जा रहा है, इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा है, इतना सेंटीमीटर हो, मीटर हो, जिसमें भी हो, लंबा चौड़ा की जब भी चर्चा हो तो वो 2D होता है। क्या होता है, 2D। अब 3D क्या होता है, तो 3D हो गया जब इसमें ऊंचाई घुस जाता है ना, क्या होता है ऊंचाई, यानी इतना ऊंचा है, क्या है, इतना ऊंचा है। जैसे शंकु वगैरह हो गया, बेलन हो गया, उसमें क्या होता है, ऊंचाई भी आ जाता है। जब ऊंचाई आ जाता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी आयतन जब किसी चीज का निकालते हैं, तो जब भी ऊंचाई आ जाए ना, तो समझ जाइएगा 3D में चला गया। तो इसमें मानचित्र में भी इसका उपयोग है। मानचित्र में क्या उपयोग है, तो इसमें होता क्या है, जो भी आपका मतलब नदी है, तालाब है, नगर है, देश हो, सब है, घर और सब है, तो इसको प्रस्तुत करना होता है। तो हम जानते हैं कि ये 3D में है, क्योंकि ये इसमें ऊंचाई भी है, गहराई, ऊंचाई, सब बड़ा चीज है इसमें। तो इसमें है, तो इसको क्या करता है ना, एक छोटे से पैमाने में लघु रूप इसका प्रस्तुत किया जाता है। वो किस पे प्रस्तुत किया जाता है, कि एक पिक्चर पे, एक तस्वीर रहता है, उस पर प्रस्तुत किया जाता है। तो तस्वीर जो होता है ना, एक
पिक्चर मतलब क्या, चित्र, हमने पहले ही समझाया मानचित्र। चित्र मतलब एक पिक्चर के रूप में प्रस्तुत होता है। तो पिक्चर एक किताब पे आएगा, किताब पे आएगा तो ऊंचाई नहीं ना होगा, यानी एक पेज होगा तो पेज में क्या ऊंचाई होगा, कुछ होता ही नहीं है, वो एक खेत की तरह रहता है। तो ये क्या होगा, जो चित्र होता है वो 2D में होता है। किसमें होता है, मानचित्र 2D में होता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, ये 3D की दुनिया है, यानी ऊंचाई भी है, मेरा मतलब आपका खुद का ऊंचाई होगा, लंबाई भी है आपके पास, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। टेबल वगैरह किसमें है, ये ऊंचाई भी है उसमें। चलिए बहुत लेक्चर हो गया मानचित्र पे। चलिए ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। सही बात है, जो भी सामाजिक राजनीतिक है उससे निर्मित है मानचित्र। दूसरा है, चिरकाल से। अब देखिए शब्द भी डाला है चिरकाल से, प्राचीन काल से नहीं डाला जा सकता है। यहां इन्होंने डाला है चिरकाल से, यानी बहुत समय पहले से है, बहुत समय, अब कितना समय पता नहीं। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया। अब देखिए इसमें है क्या, अगर आपको सामाजिक राजनीतिक जो संदर्भ है वो समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में सामाजिक राजनीतिक दिया है ना, ऑप्शन नंबर 2 में भी सामाजिक राजनीतिक। जब 2 बार एक ही चीज का चर्चा हो रहा है ना बार बार, तो वो ऑप्शन लगभग सही होता है। देखिए यहां सामाजिक राजनीतिक की चर्चा क्या हो गया, सही हो गया, तो इसको हम टिक कर दिए। दूसरे में देखिए, उत्तर को सदा सभी, उत्तर को यानी जो उत्तर है, उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया। ऊपर मतलब क्या, यानी नॉर्थ को हमेशा ऊपर दर्शाया गया है। ये हम मतलब सदा, शुरू से ही, चिरकाल से, में बहुत पहले से ही दर्शाया गया। ऐसा तो नहीं, हमने अभी समझाया कि जो ईसाई थे वो पूरब को ऊपर दर्शाते थे, बाद में हुआ मतलब कुछ सदी से हुआ, 2-3 सदी से हुआ है, यानी 2-3 सालों से हुआ है। तो 2-3 सालों, 2-300 सालों से, 2-300 सालों से, तब सदी होगा ना 100 साल का, तो उससे सालों से हुआ। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि उत्तर को मतलब हमेशा नहीं दर्शाया गया, उत्तर ऊपर ही नहीं रहता है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन 2 नंबर गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, मानचित्र एक त्रिआयामी साधन। हम अभी बताए ना 2 आयामी है, और जो हम लोग दुनिया में रहते हैं ना वो कितना आयामी है, 3 आयामी है। तो यहाँ पे देखिए 1-2 आयामी दुनिया में हम रहते हैं, जबकि हम 1-2 आयामी में, हम मेरे पास ऊंचाई नहीं है ना, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा देखिए, समय के, शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री। अब समय की अवधारणा तो एक नया बात हो गया, हम तो बोले कि स्थान वगैरह के बारे में बताया जाता है, तो देखा जाए तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 72 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। अब थोड़ा सा थ्योरी तो आपको जानना होगा, इसीलिए हम कहते हैं एनसीईआरटी बुक बाबू पढ़िए, पढ़ लीजिएगा तो ये सब को क्वेश्चन यूं ही धुआं में उड़ा दीजिएगा। तो 72 का आंसर क्या हो गया, 1 नंबर। कुछ पूछना है, अभी भी कुछ बचा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको भी बता दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। शिक्षार्थियों के जीवन से, आराम से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जब भी पढ़िएगा ना तो ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा। शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि, यानी जो भी शिक्षार्थियों के जीवन से, जीवन मतलब जो भी उसके दैनिक जीवन में घटनाएं घट रही हैं उससे अधिगम को जोड़ने के प्रयास में, अधिगम मतलब सीखने को जो भी सिखा रहे हैं टीचर जी, उसको जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान शिक्षक को चाहिए कि सामाजिक विज्ञान को शिक्षक को क्या करना चाहिए ये बताना है। अब आपके सामने ऑप्शन है 3 और इसमें से सही होंगे 2। यहां ऑप्शन ये, इसको पढ़ने से पहले ना ये देख लीजिएगा कितना सही कह रहा है। तो लगभग 3 जगह ऐसा ऑप्शन है ना, ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है, तो हमको लगता है लगभग 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। एक लेकिन केवल बी भी लिखा है, लेकिन 3 जगह एक ही चीज को जिक्र कर रहा है, इसका मतलब हमको लगता है 2 ऑप्शन सही हो सकता है। 2 ऑप्शन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, हो सकता है बी केवल सही हो, ये भी हो सकता है, लेकिन कम आशा है क्योंकि एक अकेले है। अगर यहाँ केवल ए भी रहता ना, कोई इन दोनों को भी साथ में हमको लेके चलना पड़ता है, यानी कोई एक भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये थोड़ा सा माइंड अपना डेवलप रखिएगा तो ये सारे पकड़ में आ जाते हैं। चलिए वैसे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है, विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन यानी जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। अब जो भी विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण है इसको जानबूझकर यानी इरादतन शामिल करने की बात कही गई, साथ में सुस्पष्ट शामिल करें। सुस्पष्ट जब शब्द लग जाता है ना तो वो पॉजिटिव सेंस में होता है। उस तरह के ऑप्शन जब भी मिलेंगे ना, अगर याद करने वाला चीज उसमें नहीं घुसा हो तो वो लगभग सही होता है। तो पहला ऑप्शन हमको लग रहा है लगभग सही है। दूसरे पे चलते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं
पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित कर। जब भी चिन्हित करने वाला जब प्रश्न है ना, चिन्हित कर देना, वर्गीकृत कर देना, ये कर देना, वो कर देना, वो ऑप्शन क्या होते हैं? पेडागोजी सेक्शन में। अब ऐसा मत कीजिएगा कि साइकोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें मत टिक कर दीजिएगा, वो तो कुछ और पूछेगा। तो पेडागोजी शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे काट दूंगा। वर्गीकृत यानी चिन्हित करने की बात कही गई है इसलिए। अगला देखते हैं, ऑप्शन सी नंबर है, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों और अनुभवों को कक्षा में साझा करने का मौका दें। जब भी साझा करने का मौका देने की बात कहा जाए, अवसर देने की बात कहा जाए, तो ये सारे ऑप्शन क्या होते हैं? सही होते हैं। तो यहां पे देखा जाए ए और सी क्या है? सही है। ए और सी क्या है? सही है। तो इसका देखा जाए तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें ए सी है। ए सी क्या है? सही है। अब यहां पे एक चीज और समझा दे देता हूं कि शिक्षार्थी को, जो भी शिक्षार्थी मतलब क्या है, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो आपके पास पढ़ने आते हैं, वो तो उनको उदाहरण हो, अनुभव हो, उनको अवसर देने की बात क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी सीख के आए ना वो वक्तव्य रखेंगे, तभी तो भविष्य के दुनिया में जब जाएंगे तो वहां पे भी अपनी बात रख पाएंगे, जो भी सोच होगा वहां भी बता पाएंगे। तो यहाँ हम देख लेंगे सही है कि गलत, तभी तो उनको ज्यादा से ज्यादा मौका देते हैं, तभी तो उनको खोज करने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं कि आज ये क्लासरूम में खोज ले रहे हैं तो बाहर की दुनिया में भी जाएंगे तो खोज के अपना काम कर लेंगे। बस यही सिखाने के लिए तो बच्चे वहां, सीखने के लिए तो बच्चे वहां आते हैं, यही हमको सिखाना होता है। तो देखा जाए तो 73 का आंसर 2 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी लग रहा है लंबा ही वीडियो हो जाएगा। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। वंशावली चार्ट क्या होता है? अब ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके बुक में है वंशावली चार्ट। वंशावली चार्ट देखिए, वंशावली चार्ट को इसको भी तोड़ दीजिए। वंशावली चार्ट क्या होता है? वंश मीन्स क्या होता है? वंश यानी आप कहते हैं ना कि इस वंश के हैं हम, इस खानदान सपोज कीजिए नॉर्मल रूप में इस्तेमाल किया जाता है, माने इस वंश के हम हैं, तो मेरे पूर्वज ये थे, उनके पूर्वज ये थे, ये थे, ये थे, यानी पूरा वंश का पूरा ढिढोरा पीट रहे हैं, उसी का चार्ट बना दिया इस सन में। हाँ, ये मुगल का वंशावली चार्ट है। तो मुगल में पहले बाबर आए, तो फिर ये आए, फिर ये आए, इस वर्ष से इस वर्ष तक, इस वर्ष से इस वर्ष तक, इस वर्ष से ये इस वर्ष तक, इस तरह का चार्ट पूरा इनका बायोडेटा इनका बना दिया गया, पूरा वंशी का चार्ट, माने पूरा उनके खानदान का पूरा चार्ट लगातार बना के दे दिया गया, उसे वंशावली चार्ट कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन इस प्रयोग होता है पढ़ाते समय को, उससे संबंधित ऑप्शन जो हैं वो कौन कौन से सही हैं उसको देखना है। तो यहाँ पे भी देखिएगा वो 3 ऑप्शन आपके सही हैं। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं 3 ऑप्शन सही है, यानी कोई ना कोई एक जो होगा ना वो अलग होगा, बाकी तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे। कुछ करना ही नहीं है, सीटेट का एग्जाम है, केवल देखना है और टिक करना, आगे बढ़ना होता है। समझा रहे हैं इसीलिए लेट लग रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा 3 जो ऑप्शन एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे, एक क्या होगा ना, छटपटा के अलग होगा, यानी वो अलग कहानी कह रहा होगा, 3 एक तरह का कहानी कह रहे होंगे। वो 3 एक तरह का कहानी जो होगा उसे देखेंगे, उसे टिक करेंगे, बाकी जो अलग जो छटकट कर रहा होगा अलग में उसको हटा देंगे। चलिए इसमें देखिए क्या है। ए नंबर है, किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, यानी जो भी वंश वगैरह है उसको चित्रित, वंश से संबंधित है ऐसे ही देख के टिक कर देना हमको। अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने, जो भी जब भी अनुक्रम वगैरह की चर्चा है वो लगभग सही होता है, सही नहीं होता है, इसमें सही होगा क्योंकि वंशावली की बात की गई है, उनके क्रम की बात कही गई है कि इस समय बाबर आए तब इसके बाद ये आए तो उसके बाद ये आए, ठीक है। इसके बाद लिखा गया एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, जो भी कालक्रमिक है उसका रूपरेखा देने के लिए, तो वही हुआ क्रम से देने के लिए। चौथा डी नंबर शिक्षार्थियों का स्थान की। अब देखिए अब यहाँ पे एक बोले ना कि एक सब एक दूसरे को कोरिलेटेड कर रहा है, यानी क्रम, सब में क्रम की चर्चा हो रही है कि वंश के वर्धन, यानी किस तरह उनका वर्धन हुआ, इसके विकास कैसे हुआ, क्या मतलब हानि वगैरह सारा चीज तो किस तरह का हुआ उसको चित्रित करने के लिए कह रहा है। अब बाकी समय अनुक्रम का, कालक्रमिक का चर्चा हो रहा है, लेकिन एक डायरेक्ट कर रहा है स्थान के बारे में। अब देखिए स्थान का बीच में बोले ना कि एक छटकट कट करके अलग से कहानी कह रहा होगा, उसी को काट देना है। कोई ये डी नंबर क्या होगा, अलग दिखाई दे रहा है तो इसको हमको काट देना है। देखिए डी किस में नहीं है। एक चीज और देखिएगा, ऑप्शन भी इतने अच्छे तरीके से ये सजाते हैं ना कि देख के भी आप टिक कर सकते हैं। देखिए इसमें भी डी है, इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, 3 में लगता है डी है, जो बच गया वो आंसर हो गया ABC। 3 में डी है, देखते ही लग रहा है कि इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, लगता है तीनों में डी है, इसलिए तीनों को हटा दिए, जो बच गया वो मेरा आंसर हो गया ABC सही है। तो देखा जाए 74 का जो आंसर होगा 1 नंबर होगा। बहुत सारे शॉर्ट तरीके हैं इसको काट छांट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी ABCD वाला है। चलिए इसमें देखते हैं कौन सा आंसर सही है। दृष्टिबधित
प्रश्न देखिए कितना अच्छा तरीके से बनेगा। दृष्टिबाधित मतलब दृष्टि मिस क्या हो गया, जो आपका आंख है जिससे आप देखते हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो रहा है, यानी उसको अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है। तो दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय, यानी जिसको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा उसके साथ हम कार्य कर रहे हैं। आपको पता है ना, समावेशी शिक्षा, सभी को पढ़ाना है आपको, ऐसा नहीं है कि उसको ट्यूशन लगवाने के लिए किसी और विद्यालय में भेजने के लिए ये सारे ऑप्शन आएंगे तो क्या करना है, उसको काट के हटा देना है। तो दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए बताना है। मान लीजिए उनके साथ कार्य कर रहे हैं, जो दृष्टिबाधित छात्र हैं वो आपके साथ पढ़ने आ गए हैं, आप शिक्षक भी बन गए हैं, अब उनके साथ क्या कीजिएगा, अब प्रैक्टिकल लाइफ वाला मत कीजिएगा, हमको पढ़ा ही नहीं सकते वो कीजिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, सीटेट पास नहीं हो पाइएगा। इसमें एकदम ये कीजिए, जो भी बच्चा है ना उसको भगवान मान लीजिए, उसको कैसे अच्छे तरीके से हमको पढ़ा देना है, जो भी विधि वगैरह है, जो चीज है उसका इस्तेमाल करके हमको पढ़ा देना है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन है ABCD, तो यहाँ पे ऑप्शन टिक करना है आपको। पहला है यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, ये जरूरी है। एक तो दिखाई नहीं दे रहा है को अच्छे तरीके से स्पष्ट, जब भी स्पष्ट वाला ऑप्शन हम आपको पहले भी बताएं, जब भी आए ना तो लगभग पॉजिटिव सेंस में होता है, वो लगभग सही होता है, तो सही हो गया है, पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है सही। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले। अब बताइए यहाँ पे चर्चा हो रहा है दृष्टिबाधित की, और यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं आकर्षक दृश्य का। अब बताइए कि जो दृष्टिबाधित है, जिसको कम दिखाई दे रहा है, खूब सुंदर सुंदर मतलब वो पेज दे दिया जाए, पन्ना कह रहा है, दृश्यों वाले कार्य पत्रों, जो भी कार्यपत्र हैं, जो भी कॉपी किताब कलम वगैरह जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल करें, खूब सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर इस्तेमाल कीजिए। अब उसको दिखाई दे ही नहीं रहा है तो उसका इस्तेमाल क्या है, कोई है, किसी काम का नहीं है। तो अब ऑप्शन केवल देखिएगा और गलत काट दीजिएगा, यही है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी बहुत रटते हैं कि ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो आपका सोशल साइंस का हो, साइंस का हो, ईवीएस का तो आपका बुक से आता है, वो तो पढ़ना पड़ेगा। मतलब सोशल साइंस वगैरह का हो, चाहे आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र का है, जो भी है अप्लाइड मोड के क्वेश्चन, उसे आपको केवल देखना है और काटना है। दृष्टिबाधित का बात है, और यहाँ पे ये इन्होंने क्या किया, खूबसूरत प्रयोग करना शुरू कर दिया पत्रक वगैरह का, तो ये हम काट देते हैं, बाकी जो होगा वो सही हो जाएगा मेरे ख्याल से। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के लिए अवसरों को उत्पन्न करना, जब भी अवसर वगैरह की चर्चा हो पॉजिटिव सेंस में होता है, वो आंसर करेक्ट होता है, यानी ऑप्शन सही होता है। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल, अब टेक्सटाइल क्या होता है, कोई स्पर्श करने वाली सामग्री। अब जाहिर सी बात है आंख से दिखाई नहीं दे रहा, और जो आंख से जिसे नहीं दिखाई देता उसको 3D दिया जाता है। 3D मतलब जो स्पर्श करके आपको दिखाई दे, यानी उभरा हुआ जो चीज होता है उसको स्पर्श करके वो दिखाई देता है। हाँ ऐसे ए लिखा है, ABCD तो आपको नहीं पढ़ाना है, सामाजिक विज्ञान, मतलब हम आपको बता रहे हैं ए लिखा है, B लिखा है, इस तरह का उसको पता चले, इसका उपयोग करना चाहिए ताकि स्पर्श करके उसे पता चल जाए। वो देखा जाए तो ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही, केवल B गलत है क्योंकि यहाँ पे कलरफुल की चर्चा की गई है। अब अंधे व्यक्ति को क्या दिखाई देगा कि वो ब्लैक एंड व्हाइट है कि बहुत रंगीन है, क्या है। चलिए यहाँ पे ACD ऑप्शन सही है। अब ACD देखेंगे कहाँ है, 75 का हो जाएगा आपका, 2 नंबर पे ACD है, इसे टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको लग रहा है कि हार्ड है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमको भी पता चले कि आपको हार्ड अब लग रहे हैं कि इजी लग रहे हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया प्रोजेक्ट विधि। अब प्रोजेक्ट विधि क्या होता है समझ जाइएगा, आंसर दे दीजिएगा। कुछ विधियों के बारे में जानना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत। अब देखिए प्रोजेक्ट विधि नहीं भी जानते होंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा। पॉजिटिव सेंस में देखिएगा, जो नेगेटिव होगा, जो नकारात्मक कार्य होगा उसे काट के आगे बढ़ जाना है। चलिए हम बता देते हैं प्रोजेक्ट विधि के बारे में भी। प्रोजेक्ट विधि जो है जॉन डीवी, अब जॉन डीवी का नाम लिए तो बहुत बच्चे क्या होंगे, चिल्ला रहे होंगे इस बार जॉन डीवी नहीं है, किलपैट्रिक है। अरे कहानी शुरू से बता रहे हैं। देखिए क्या होता है, ये जो अवधारणा जो आई थी प्रोजेक्ट विधि का, ये अवधारणा जो था जॉन डीवी का। जॉन डीवी का बड़ा योगदान है शिक्षा में, कभी फिर बताएंगे कहानी इसका। अब इतना जान लीजिए, जॉन डीवी का अवधारणा जो है वो प्रोजेक्ट विधि का था, लेकिन इनके एक शिष्य थे, वो किलपैट्रिक उनका नाम था। उन्होंने इस जो प्रोजेक्ट विधि है इसका प्रतिपादन किया है। अवधारणा किसी और का था, जॉन डीवी का था, लेकिन किलपैट्रिक जो उनके शिष्य थे उन्होंने इसका प्रतिपादन किया। और इसमें होता क्या है, तो शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में रहता है और छात्र जो होता है वो कार्य को, मतलब छात्र जो होता है, जो भी प्रोजेक्ट होता है वो स्वयं करता है। में छात्र जो होता है, जो भी काम होता है वो स्वयं करता है, शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अब समझिए प्रैक्टिकल लाइफ में, ये तो हो गया थ्योरी। मान लीजिए कि आप चले गए एग्जाम देने, समझ में आ ही नहीं रहा है क्या करें,
क्वेश्चन ये पूछ दिया, क्या कीजिएगा? अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिए कि हमको प्रोजेक्ट कभी दिया गया था क्या बनाने के लिए, सोचिए अपने लाइफ में। तो आप सोचिएगा, हाँ एक बार हमको दिया गया था जब हम बीएड कर रहे थे, तो हमको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया था कि ये कोई भी प्रोजेक्ट चुनाव करके उसका फाइल एक सबमिट करना था। कोई यहाँ पे बताइए कि आप स्वयं कर रहे थे कि टीचर आपको जाके बना के दे रहा था, तो आप कहेंगे कि सर हम तो पैसा दे दिए थे, एक कॉपी से उतार के लेके चले गए थे। तो ये गलत सेंस में है ना, लेकिन ओरिजिनल क्या कहा गया था उस पर सोचिए। तो उसमें क्या किया गया था, प्रोजेक्ट विधि में क्या किया गया था कि आपको कोई भी एक टॉपिक चूज करना होता था, उसका आपको खुद से उसका मतलब काम करना होता है। थोड़ा बहुत आप मार्गदर्शन ले सकते हैं टीचर से कि सर ये चुनाव किए, इस पे क्या क्या किया जा सकता है, तो वो थोड़ा सा हेल्प कर देंगे। लेकिन आपको स्वयं मार्केट में चाहे जहां जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको जाके खुद से स्वयं से खोज करके उस समस्या को हल करके पूरे बुक में मतलब जो भी आपने कॉपी लिया उसमें नोट करके पूरा चीज आपको सबमिट करना होता था। वही चीज यही है, वही प्रोजेक्ट वही है, वही प्रोजेक्ट विधि है, उसी पे तो चल रहा है पूरा। जो भी चीजें आप इस साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, जो भी चीजें वो प्रैक्टिकल लाइफ में है। जैसे दक्षता वाला हमने देखा, अभी दक्षता बुक जितना दक्षता परीक्षा होता है सब दक्षता परीक्षा है, जो भी परीक्षा होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कह रहा है, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। अब ये उपयोगितावादी नहीं दृष्टिकोण से प्रेरित होता है तो आज चलता नहीं चलता ना, बंद हो जाता है। तो चलिए पहला ऑप्शन ऐसे ही सही है, प्रैक्टिकल हम सॉल्व कर रहे हैं। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, हाँ आपको दौड़ा देगा पूरा कि जाइए प्रोजेक्ट करके आइए, प्रोजेक्ट दे दिए हैं आप खोजिए उसको, उसके बारे में पूरा खोजी बना ही देगा। जब उसको खोजेंगे पूरा लिख के सबमिट किए होंगे बीएड में तो आपको पता भी होगा। अब यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। अब देखिए अब शिक्षक केंद्रित विधि है, तीन जो देखिए इसमें जब भी इस तरह का प्रश्न है ना को दो, अब इसमें ऑप्शन देखिए कितना सही, तीन से दो, एक में दो है बाकी सब में तीन तीन है, तो हो सकता है ये तीन तीन हो। ये क्या है, तीन तीन इसमें ऑप्शन सही, एक ही में ना दो है उसको हटा देते हैं, बाकी तीन तीन है। लगभग हमें आशा है 80% आशा है कि इसका ऑप्शन तीन ही सही होगा। अब देखिए इसमें एक जो है ना वो भाग रहा है, भाग कहां रहा है, स्क्वायर शिक्षक केंद्रित है। यानी अभी तक हमें लगा कि स्वयं बालक खोजता है, जो भी छात्र होता है, जो भी आप बीएड में स्टूडेंट थे यानी छात्र थे तो वहां पे प्रोजेक्ट आप खुद से करके लेके आए, तो यहाँ पे शिक्षक केंद्रित कहां हो सकता है। शिक्षक तो थोड़ा सा आपको हेल्प किया है, कुछ आपको दिक्कत हुआ है तो वहां कोई एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, ऐसा नहीं है कि वही काम करेगा। यहाँ शिक्षक केंद्रित हो जाने के कारण ये हो गया गलत। अब चौथा देखिए, यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, यानी स्वयं से निर्देश करके सारा चीज आपको लिखना है, खुद से करना है। तो ये भी ऑप्शन किससे है, बी और सी एक ही जैसा है, तो इसको क्या करते हैं टिक कर देते हैं। एबीसी जिसमें लिखा होगा वो सही होगा, तो इसको हम मिटाते हैं और इसमें देखते हैं एबीसी कहीं लिखा है, ये 76 का 2, 76 का आपका ए बी सी सही है। एबीसी कहां से सही होगा, ये तो कटेगा ना बाबू, देखिए हम भी गलत कर रहे हैं, यहाँ पे ई कट जाएगा तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। देखिए सी क्यों गलत है एक बार फिर से समझा दूं, शिक्षक केंद्रित विधि है, शिक्षक केंद्रित क्या है विधि है, इसलिए ये गलत है क्योंकि यहाँ पे बालक स्वयं करता है। ठीक है, तो ए बी डी, अब ए बी डी देखेंगे कहां है, तो 3 नंबर पे ए बी डी है, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। एबीसी का ये भी कमाल है, एबीसी होगा कि एबीडी होगा कि एबीसी डी होगा, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर है 77 और पहले में केवल ए बी को, जब तीन तरह के तीन ऑप्शन दिए गए हैं एक तरह के, तो हम इसी पे चलेंगे, यानी कोई एक जो होगा अलग होगा, बाकी तीन एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे। चलिए देखते हैं क्या है। अन्वेषण, अन्वेषण मींस क्या हो गया, एक तरह का खोज, इंक्वायरी हो गया। को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। अब शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी ये पूछा गया। अन्वेषण मींस हो गया खोज के रूप में देखेगी, जाहिर सी बात है। अब देखते हैं कौन सा हो सकता है। यहां पे देखा जाए तो पहला है सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, दूसरा है स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, तीसरा सी है समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, डी है विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा कराने के लिए स्थगित करने वाले। अब देखिए यहां पे देखिएगा कोई ए बी सी जो है ना एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एबीसी जो है वो किससे है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, और एक जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल क्या है अलग है, और वो है जो भी विवाद वगैरह के मुद्दे हैं ना उसी पे वो चर्चा वगैरह करने की बात कहा गया है। तो हम बोले ना विवाद वगैरह में ज्यादा फंसना वगैरह नहीं है, ये विवाद वाले जो भी होते हैं ना ऑप्शन गलत भी होते हैं, निगेटिव सेंस में है। ये देखिए काटिए, इसमें उच्चतर शिक्षा की भी चर्चा की गई है। तो हम ये भी बताएं कि उच्चतर शिक्षा पे आपको अभी नहीं जाना है, आपको भविष्य में जाना है,
उच्चतर कक्षा में जाके क्या कीजिएगा, धीरे धीरे तो आपको लेवल बढ़ाना ही है, क्योंकि एक ही बार आप मतलब हाई स्कूल में जाके एडमिशन नहीं करा लीजिएगा। वो चीज अब मान लीजिए 8वीं में पढ़ते हैं आप हाई स्कूल का मैथ दे देंगे तो आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा ना। इसी तरीके से आप धीरे धीरे ना स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़िएगा। आपका मेन मोटो है कि आप दैनिक जीवन में जाएं, जो भी समाज है उसमें जाएं, उसमें अच्छा करें। अब इस तरह का आपको करा देना, इस तरह का नॉलेज आपको दे देना कि उसमें जो भी समस्याएं आती हैं उसको आप खुद से हल कर सकें। तो वही चीज है, सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले को। ये 3 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ABC यानी 2, 77 का 2। अब हमें बताइए, मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोगों को दिक्कत होगा। फिर एक और क्वेश्चन आ गया, अब ये आपको बताना है, 78 नंबर क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ पे भी हम आपको पहले ही बता देते हैं, यहाँ पे देखिए 3 एक दूसरे से कोरिलेटेड है ना, AB होगा, नहीं को AC होगा, नहीं को BD होगा, तो ये 4 नंबर ऑप्शन क्या करते हैं, पहले ही काट देते हैं। मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, कभी कभी अपवाद में आ जाता है, लेकिन 3 जब एक को रिलेटेड है ना, तो 3 गो इसमें ऑप्शन सही होगा, एगो निश्चित गलत होगा। देखिए अब वो भी जो एक ऑप्शन गलत होगा ना, वो ऑप्शन बिल्कुल अलग दिखता हुआ होगा, यानी एक दूसरे से लगता हुआ नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने के लिए, अधिक समावेशी जब भी बनाने की चर्चा होगी, यानी सबको लेके जाने वाला, सबको लेके एक साथ जाने वाला बात हो, उसमें बनाने में निम्न में से कौन सा सहायक हो सकता है। इसमें देखा जाए तो पहला ऑप्शन है पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, जो भी जेंडर संबंधित मुद्दों से है उससे जोड़ने की बात कही गई है। ये है भी आपके पाठ्यक्रम में भी है, पाठ्यचर्या में भी इसका उपयोग करना है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिए, हमें भी पता चले कि आप पढ़ते हैं। फिलहाल अभी तक ये हमको पॉजिटिव लगा है। बी देखते हैं, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं निश्चित शिक्षण शैली। अब एक बताइए, अगर इसे हम सही कर देते हैं, मतलब यहां पे अगर बातचीत करा जाए कि कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली की चर्चा की जाए, तो यहां पे क्या हो सकता है, यानी एक मान लीजिए आप क्लासरूम में हैं, कोई बच्चा बहुत तेजी से सीखता है, कोई बच्चा बहुत स्लो सीखता है। जो बच्चा बहुत तेजी से सीखता है उसको सिखाने के लिए आपको हो सकता है कोई और विधि अपनाना पड़े, कोई बहुत स्लो सीखता हो सकता है बहुत इजी वे में उसको सिखाना पड़े। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, इस पे एक पार्ट भी है साइकोलॉजी में। तो बस एक ही चीज हम उसमें बताते हैं कि सब बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सब में अलग अलग विभिन्नताएं हैं, बस एक ही लाइन में उसका उत्तर है, यानी सबको अलग अलग तरीके से सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक रूप का जब चर्चा किया गया तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के लिए, तो विभिन्न स्रोतों को शामिल करने के कारण ये ऑप्शन हो गया सही, ये ऑप्शन हो गया सही। अब देखिए 2 ही ऑप्शन सही करना था, 2 मिल ही गया। तीसरा भी देख लेते हैं, परीक्षा पत्र सभी, एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। तो हम पहले से बताएं कि एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए होगा तो क्या होगा, तो वो किसको फायदा करेगा, परीक्षार्थी को फायदा नहीं करेगा, क्योंकि सब में डिफरेंसेस हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन है आपका ए और सी। अब जिसमें AC लिखा होगा वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। को 78 में AC किस में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया। अब यही करना है, 2 आंसर सही था, 2 आपका कोरिलेटेड आपका इसमें मतलब था, और 2 दूसरे तरीके का ऑप्शन था जिसे हमने काट दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 2 जो कोरिलेटेड है ना, एक रूप यहां है और एक यहां है, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, और ये दोनों को देखिएगा तो एक दूसरे से कोरिलेटेड हो गए। आपको देखना है, 50 तरीके हैं साइकोलॉजी में हल करने के लिए, केवल आपको देखना है और टिक करना है। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए, विवेचनात्मक यानी विवेचन करना एक तरह का, ये क्यों सीखना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीजों पर दोषदर्शी होने के लिए। बताइए कि इस तरह का बना दीजिए कि वो सबका कमी ही निकालता रहे, तो पता चलेगा कि घर में सबके बारे में कमी निकालना शुरू कर दीजिएगा, समाज के बारे में कमी निकालना शुरू हो। तो भाई बच्चे को बनाइए, कुछ नया बनाए, भविष्य उसका निर्माण करे। अब ऐसा नहीं कि जो मीडिया वाले होते हैं क्या करते हैं, सबका कमी निकाल देते हैं, कुछ उपाय नहीं बताएंगे लेकिन सबका कमी बताएं। ये टीचर जाते हैं को इतना खराब तरीके से पढ़ाते हैं, ये जाते हैं को इस तरीके से पढ़ाते हैं, इन मैडम को ये नहीं आता। अरे भाई जब शिक्षक बन गए हैं तो कमी निकालने से क्या फायदा है, आप उसके लिए कुछ लेबल पे कीजिए। आप ही जब
जो भी आपकी सरकार है वो नहीं कर पा रही है, तो आप क्या करेंगे? आप शिक्षक पे आप उंगली उठा रहे हैं, लेकिन जो उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, जो भी चीजें कराई जाती है, यानी ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है, उस पर उंगली आप नहीं उठाइएगा। लेकिन किसी एक इंडिविजुअल टीचर पे हो सकता है कि किसी वजह से वो पढ़ नहीं पाए, तो वो नहीं पढ़ पाए, ये किसकी गलती है? समाज की ही गलती है। जहां वो पढ़ी होंगी उसकी गलती है। ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब बचपन में पढ़ी नहीं होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन इस पे उंगली उठेगा, लेकिन सिस्टम पे नहीं उठेगा। यही चीजें हैं। वही कमी निकालने की बात इसमें भी कही गई है। दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन कमी निकाल के छोड़ देंगे, दिखा देंगे कमी। दूसरा है समाज में यथास्थिति बनाने रखने के लिए, जैसा है वैसे ही बनाइए रखिएगा। तो आज जैसे हम लोग अब ऐसा ही स्थिति शुरू से बना हुआ रहता ना, कि आज भी हम लोग कलम से नहीं लिख रहे होते हैं। किससे लिख रहे होते? कोई एक आता था आपका पंख वगैरह से, उससे लिख रहे होते। उसका जो लंबा सा होता है ना टुकड़ा, उसी से पहले लिखा जाता था। उसी तरीके आज भी लिखा जाता है, वैसे ही बना हुआ रह जाएगा। ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। ये समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। और चौथा, एक रूप समयशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए, कि यहां पे देखा जाए तो 3 ऑप्शन है, वो बिल्कुल आपका निगेटिव है। कोई एक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3। जब आपकी जिंदगी से जुड़ जाएगा तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा भी एक रूप के कारण ये गलत है, ज्यादा बोलेंगे नहीं। 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर क्या है? निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक आपका सही है, और वो दर्शा किसको रहा? विविधता को। अब विविधता समझ लीजिएगा एक बार में, तो करेक्ट आंसर में पहुंच जाइएगा। विविधता क्या होता है? नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल भाषा में जैसे में कहा जाता है कि जो हमारा देश है विविधताओं का देश है। यहाँ पे जाइएगा तो ये भाषा बोला जाता है, वहां पे जाइएगा तो वो भाषा बोला जाता है। यहाँ की संस्कृति में विविधता है, वहां के मन वेशभूषा संस्कृति वगैरह, तो यहाँ के वेशभूषा में ये विविधता है, यहाँ के खाना पीना में ये विविधता है, वहां के खाना पीना में ये विविधता है। ये सारी क्या है? अलगाव मन विविधता है, यानी सब में अलग अलग चीजें दिखने को दिखाई देता है। अब इसमें देखिए, सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को। अब इसमें क्या विविधता हो सकता है? एक लड़का गया स्कूल, और मतलब एक लड़की गई स्कूल, एक नहीं गई, तो ये तो कुछ होगा प्रॉब्लम, इसलिए नहीं गए। विविधता क्या है इसमें? ये ऑप्शन तो हमको दिख नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है और साइमन का परिवार बहुत अमीर है, तो ये इसमें भी क्या विविधता है? अमीरी गरीबी हमको पढ़ाना है क्या स्कूल में? तो ये भी विविधता नहीं है, हटा दो। अगला है, रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से था। अब एक लड़का को ये नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे भी समुदाय अमीरी गरीबी से ही कोरिलेटेड है, इसको भी हटा देंगे। को 3 हट गया तो 1 बच गया, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन पढ़ भी लीजिए, परितोष को बांग्ला अच्छी आती है और सुचिता हिंदी बोलती है। को ये तो विविधता है, एक हिंदी बोलती है और एक क्या होता है, एक बांग्ला बोलती है। और आप जानते भी बहुभाषी कक्षा किसको दर्शाता है बाबू? बहुभाषी एक संसाधन के रूप में कार्य करता है, तो ये विविधता को भी दर्शाता है। और साथ में एक अच्छा ऑप्शन भी करार हो रहा है। अच्छा ऑप्शन कैसे? बहुभाषा जो होता है वो एक संसाधन के रूप में कक्षा में कार्य करता है, ये पहले से ही बताया गया। तो इस सेंस में देखा जाए तो ये करेक्ट आंसर आपका होता है। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये आपका जो है वो आपके बुक से है। क्योंकि अगर आपने बुक पढ़ा है तो उसमें आपको भ्रमण में, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडीला, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को अपने भ्रमण में दिए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? अब ये आपको बताना है किस माध्यम से। तो यहाँ पे मिजोरम मेघालय के एक मानचित्र पे, या मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, या तीसरा अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पे। तो ये सारी चीज के बारे में अगर आप जानते होंगे, यानी जहां भी भ्रमण कराने के लिए ले गया गया है, तो वहां पे अगर उसके बारे में जानते होंगे तो आप निश्चित ही करेक्ट आंसर के पास पहुंच जाएंगे। वैसे करेक्ट आंसर इसका देखा जाए तो ये है 81 नंबर क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर आपका 3 होना चाहिए, 3 होगा। लेकिन ये मानचित्र वगैरह के बारे में आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी वगैरह में, तो ये आप करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। लेकिन आप बताइए कि अभी तक 80 क्वेश्चन किए, इसमें कितने थ्योरी से मिले? मात्र 1 थ्योरी से मिला है। तो 1 नंबर हम बोले ना कि 20 में से 1-2 कट जाएगा, 16-17 तो निश्चित फिक्स हो रहा है ना। चलिए 1 हटाते हैं, और कमेंट सेक्शन में बोलिएगा अभी जितना थ्योरी से होगा ना वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के समय सामायिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़ के। कोई एक जो होगा वो को रिलेटेड नहीं होगा, बाकी 3 एक ही जैसे होंगे। अब चलिए देखते हैं कौन सा है।
पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को दूसरे के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए, खोजना वोजना वाला चलो ठीक है। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को, अब देखिए प्रश्न का उत्तर देने वगैरह जब भी ऑप्शन आ जाए ना वो बिल्कुल गलत होता है, बाकी सब आप खुद पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता है 82 का 2 होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो है इसको छोड़कर यानी नेगेटिव सेंस में है तो 82 का उत्तर आपका 2 होना चाहिए और यही आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि प्रश्न का समान उत्तर, जब भी उत्तर देने वगैरह की बात आती है तो वो आपका नेगेटिव सेंस में जाता है, वो गलत होता है। वो छोड़ने की बात कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। बाकी सब ऑप्शन क्या करना है, आपको खुद पढ़ना है और समझना है। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। इसमें से एक जेंडर रूढ़िवादिता है, यानी जेंडर रूढ़िवादिता यानी लिंग जो पूर्वाग्रह है या लैंगिक विभिन्नताएं हैं या आपका मतलब जेंडर पक्षपात या लिंग पक्षपात की जब भी चर्चा होती है उसका प्रश्न है। जेंडर रूढ़िवादिता जो है उसका उदाहरण इसमें कौन सा नहीं है, यानी कि इसमें लड़का लड़की का चर्चा नहीं है, दोनों समान रूप से जिसमें चर्चा होगा वो उससे संबंधित ऑप्शन नहीं होगा। पढ़िए क्या लिखा गया, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के प्रोत्साहित किया जाता है। अब केवल लड़कों को कहा जाता है फुटबॉल खेलो, लड़कियों को कहा जाता है, अब इसमें लिखा नहीं है लेकिन मतलब तो ये निकल रहा है कि लड़की को मना किया जा रहा है। लड़का लड़की का जहां चर्चा होगा वो ऑप्शन सही है, क्योंकि नहीं उदाहरण नहीं है ये पूछा गया। सिर्फ लड़कियों को कक्षा में, अब यहां पे देखिए केवल लड़की को कहा जा रहा है, केवल लड़की ये काम करो और लड़का नहीं करे। सिर्फ लड़कियों को कक्षा में बोर्ड सजाने के लिए कहा गया है, तो ये भी लगभग क्या है आपका सही है, उदाहरण है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों या लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, यानी दोनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यानी दोनों एक सेंस में है, यानी दोनों बराबर करने की बात कही गई है। तो ये क्या हो गया, 3 नंबर आपका 83 का 3 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उदाहरण उसका नहीं है, क्योंकि दोनों को सामान्य रूप से देखा जा रहा है। अब चौथा देख लेते हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लड़कों या लड़कियों को अलग। अब देखिए लड़का को अलग बैठा दीजिए, लड़की को अलग बैठा दीजिए, तो ये भी अलग अलग चर्चा हो रहा है ना, लड़का इधर लड़की इधर, तो ये भी क्या हो गया आपका जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 3 नंबर 83 का 3। अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमको तो नहीं लगता है दिक्कत होगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है, इसमें से आवश्यक कौन सा है ये बताना है। 2 ही ऑप्शन इसमें से सही है, यानी 2 क्या है गलत है। तो दोनों कौन कौन से गलत है ये आपको बताना है। इसमें देखा जाए तो अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। अब देखिए अब यहाँ 2 गलत है, इसको चयन नहीं करना, जो सही है उसका चयन करना है। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में, शिक्षण के संदर्भ में, प्रभावी बनाने के संदर्भ में। कोई यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। जो भी सांस्कृतिक प्रथा है, यानी पहले से जो प्रथा चलता है उसको बनाए रखना। अब बताइए पहले से प्रथा मतलब दहेज वाला है, पहले से बहुत पहले से प्रथा है, और भी बहुत सारे प्रथा है कि जो सती वाला जो चलता था ये पहले का प्रथा है, को अभी तक चलता हुआ रहेगा, मतलब इसको बनाए रखना चाहिए, हमें नहीं रखना चाहिए ना। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, 1 नंबर गलत हो गया। प्रथा वगैरह को पहले वाला इस समय रन कर दीजिएगा तो समझिए कि बहुत कुछ हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना चाहे वो कितनी हो। समालोचनात्मक विश्लेषण, जब भी विश्लेषण वगैरह की चर्चा की बात कहा जाए तो वो बिल्कुल सही होता है कि ये लगभग हमको सही लग रहा है। सभी गैर शब्दिक स्रोतों का निष्कासन कर। निष्कासन मतलब क्या, निष्कासन मतलब हटा देना एक तरह से, यानी जैसे आप कहते हैं ना कि इस बच्चे को निष्कासित कीजिए यानी बाहर कीजिए। अब निष्कासित वाले जब भी ऑप्शन आए तो गलत सेंस में होता है। आप किसी बच्चे को बाहर कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा ना, कभी स्रोत को बाहर करने के लिए कह रहा है, कीजिएगा नहीं कीजिएगा, तो ये क्या हो गया, बाहर हो गया, यानी गलत हो गया। अब 2 आंसर सही होगा तो ए और डी क्या हो गया, सही हो गया, कुछ करना नहीं, ए डी। अब ए डी तो मिल ही नहीं रहा हमको, ए और डी सही प्रभावी बनाने के लिए सही है। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका 84 का एडी नहीं बीडी। देखिए पहला हमने ऑप्शन जो किया है वो काट दिया है, प्रथा को क्या किया है हमने काटा है, प्रथा को लेकर नहीं चलेंगे, हम सती प्रथा वगैरह का नाम ले रहे थे। तो ए और किसको काटा, ए और सी को काट दिया है, को बच गया आपका बी और डी। बी डी देखिए कहीं लिखा गया है बी और डी, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा गया। 84 का आंसर हो जाएगा आपका 3, बिल्कुल सही है। डी भी पढ़ लेते हैं, स्रोतों के त्रिकोणीय को प्रमुखता देना, इस पर चर्चा करेंगे फिर कभी। फिलहाल इसका 84 का आपका बी और डी सही है, बाकी 2 कैसे काटे हैं वो आपको पता है, तो ऐसे भी करेक्ट आंसर पे पहुंच गए आप। चलिए एक थोड़ा क्वेश्चन लंबा है। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है, ये 4 ऑप्शन है, 4 में से देखना है कौन कौन से सही है। अब यहाँ 2 आंसर भी सही हो सकते हैं, 3 भी आंसर सही हो सकते हैं। देखिए कौन सा आंसर आपका सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा 85।
चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करें। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये सही है, शामिल करना चाहिए। जो भी विचार विमर्श के दौरान जो भी चीजें हैं वो मतलब शामिल कीजिएगा, इससे फर्क पड़ेगा बच्चों को और अच्छे तरीके से सुनेंगे भी। और इसके बाद देखा जाए तो बी है, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, यानी एक शक्ति समीकरण के रूप में देखने की बात कही गई है। तो इसमें भी देखा जाए तो लगभग मुझे सही लग रहा है। आगे देखते हैं सी नंबर, सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, ये भी लगभग सही है। एबीसी लगभग एक ही जैसा है तो लगभग सही है। चौथा है, कक्षा में दोषी बच्चों को तुरंत सही। अब देखिए, अब दंड देने वाली की बात हो गया कि ये कट गया, बाकी जो होगा आंसर सही होगा। एबीसी देखिए कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया एबीसी, वो बिल्कुल आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए ये तीनों एक दूसरे से लगभग कोरिलेटेड है और ये क्या हो गया आपका अलग है, इसलिए ये क्या हो गया गलत हो गया। आप टाइम भी देख लीजिए आपके लिए कितना मेहनत हो रहा है। इतना बजे हम वीडियो भी बना रहे हैं, रात को समय नहीं मिल पा रहा था इसलिए बनाया जा रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि ए, इतिहास निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, बी, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतर बदलाव को खोजे, सी, इतिहास व्याख्यानों को विरोधों में संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के। अब देखिए किसी एक खास समुदाय की जब भी चर्चा होगी ना, वो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। किसी एक चीज का इंडिविजुअल इंडिकेशन ना, वो बिल्कुल ऑप्शन गलत होता है। यहाँ प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें, इस तरह का कहा गया है। और जो भी विभेद वगैरह के बीच चर्चा की गई है, इसके कारण ये ऑप्शन गलत है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए कुछ करना ही नहीं है, 3 गो ऑप्शन इसमें लगातार देखिएगा, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। 3 ऑप्शन इसमें लगातार क्या है, सही है। तो एक अगर मेरा ये गलत हो गया तो बाकी सब ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो सी देखिए किसमें नहीं है, सी नहीं है किसमें, देखिए इसमें भी सी है, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है। तो ये तीनों हट गए और जो बच गया वो आंसर होगी, यानी 2 नंबर आपका आंसर है। 86 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और चौथा भी पढ़ लेते हैं, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखें। कुछ 86 का आंसर 2 हो गया। अब हमको बताइए, ये 86 खत्म हो गया कि आपको कोई दिक्कत हो रहा है? मेरे ख्याल से कभी दिक्कत नहीं हो रहा होगा और आराम से क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे। अब प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो ये आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, जो सिविक्स है, जो नागरिक शास्त्र है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर तो आपको खुद से देना होगा। तो हम चाहेंगे इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दें ताकि हमको पता चले कि इसका 87 या 88 का आंसर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़े हैं। और ये वीडियो कितना पसंद आया हमको बताइए। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन समझ में आ गया तो समझिए इतने मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। और आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।